गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें ईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ में करवाई थी और हाइड्रोजन हैलाइडों की ईथर के साथ जो रिएक्शन हुई थी उनमें चार तरीके की सिचुएशन, चार कंडीशन अपन ने देखी थी, जिनमें पहला जो केस था उसमें ईथर के बाइवेलेंट ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री हैं तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर बैक साइड से अटैक और प्रोडक्ट के रूप में एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरे केस में ईथर के जो एल्काइल ग्रुप हैं उनमें से यदि कोई सा भी एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है या बेंजाइल ग्रुप है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी और इंटरमीडिएट के रूप में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तीसरा जो केस था उसमें ईथर से जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनमें से कोई सा भी एल्काइल ग्रुप यदि 2 डिग्री है तो ऐसे केस में हम सॉल्वेंट को चेक करेंगे। यदि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी थ्रू कार्बोकेटाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। और यदि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का लेस हिंडर्ड कार्बन पर बैक साइड से अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जो लास्ट केस था उसमें ईथर से एराइल ग्रुप या कहूँ फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर जो होते हैं वो रिंग के अंदर रेजोनेंस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन और एराइल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर होते हैं। इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एल्काइल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो कार्बन है इसी की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्ट में हमेशा फिनोल और एल्काइल हैलाइड बनता है। नेक्स्ट जो केस है उसमें यदि बाइवेलेंट ऑक्सीजन से दोनों तरफ फिनोलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी बाइफिनाइल ईथर्स में यदि रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवा दे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? कि दोनों तरफ फिनाइल रिंग है और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर जुड़ा हुआ है वो दोनों ही रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और एराइल कार्बन दोनों साइडों में, ऑक्सीजन के दोनों साइडों में जो दोनों एराइल ग्रुप हैं इस बंध के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। इस वजह से डाइफिनाइल ईथर एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन नहीं देते। आज हम ईथर्स की कुछ दूसरी रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स का ऑटो ऑक्सीडेशन, जीसल मेथड ऑफ ईथर्स के डिटेक्शन के लिए एक मेथड है जीसल मेथड, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एरोमेटिक ईथर्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर्स
ईथर्स का ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड एयर में अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसे ऑटो ऑक्सीडेशन कहता है। ऐसे ही ईथर्स में होता है। ईथर्स जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में ईथर्स का अपने आप ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोपेरोक्साइड्स और पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक जनरल इक्वेशन दिखाई गई है जिसमें ईथर्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्लो प्रोसेस का मतलब है इसमें काफ़ी डेज मंथ लग जाते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोपेरोक्साइड और डाई एल्काइल पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड इमेज के अंदर मैकेनिज्म दिखाई गई है जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में क्या दिखाया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो ऑक्सीजन अणु होता है, इस ऑक्सीजन अणु का जो पाई बंद है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में या डबल बंद है, दोनों बंदों में से एक बंद सिग्मा है, दूसरा पाई बंद है। पाई बंद का होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन से दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो जाता है। दिस इज फ्री रेडिकल। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सुपर रिएक्टिव होता है। ये जो रेडिकल है ये ईथर का जो अल्फा कार्बन है उस पर लगी हुई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा बंध है उसका भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है और यहाँ भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, एक कार्बन रेडिकल और एक हाइड्रोजन रेडिकल। और ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो रेडिकल था वो और कार्बन के ऊपर जो नया रेडिकल जनरेट हुआ वो आपस में रिएक्शन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है और किसी दूसरे ईथर के मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी मैकेनिज्म थी। अब तीसरी इमेज में यहाँ पर एक दूसरी रिएक्शन दिखाई गई है जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है कि ईथर के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं। ईथर की फ्रेश बोतल है, काफ़ी दिनों से रखी हुई है लैब में, क्या उसका ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं, इसका कैसे टेस्ट करें, केमिकल टेस्ट कैसे करें, इसकी इक्वेशन ये थर्ड इमेज में दिखाई गई है। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इन ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर्स may be detected by freshly prepared ferrous sulfate solution। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की सहायता से ईथर के अंदर जो ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ उसका मालूम किया जाता है। कैसे करते हैं? ईथर की जो बोतल है उसमें से कुछ कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें फेरस सल्फेट डाल दिया जाता है। फेरस सल्फेट में जो फेरस Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पेरोक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करके Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है। फेरिक स्टेट में फेरिक आयन बनते हैं। ये फेरिक आयन CnS से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है और वो जो कंपाउंड है वो रेड कलर का होता है। यदि CnS डालने पर रेड कलर आ गया इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन, इस ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन हो रखा है। और यदि रेड कलर नहीं आता है तो इसका ऑटो ऑक्सीडेशन अभी नहीं हुआ। ये तीन इमेजों में पहले इमेज जनरल इक्वेशन दिखाई गई है ईथर के ऑटो ऑक्सीडेशन की, दूसरी इमेज में इसकी मैकेनिज्म और तीसरी इमेज में ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ, इसका डिटेक्शन कैसे करें, इसका टेस्ट कैसे करें। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है ईथर की वो है जिसल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम ये मालूम करते हैं कि दिए गए अननोन कंपाउंड के अंदर
ईथर ग्रुप है या नहीं। ईथर ग्रुप और एस्टर दोनों का टेस्ट इस मेथड के द्वारा किया जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं, जो ईथर होता है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ में करवाई जाती है। और ये रिएक्शन अपन कल की क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ ईथर की रिएक्शन करवाते हैं। तो एक तो यदि एरोमेटिक ईथर है, एराइल ईथर है, तो फिनोल बनता है, और एल्काइल ईथर है तो अल्कोहल बनता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल में दिखाया गया है वो एरोमेटिक ईथर है, तो इसमें एक फिनोल बन गया और दूसरा एल्काइल हैलाइड बन गया। इसकी रिएक्शन, इस मिक्सचर को जब हीट करते हैं, जो निकलने वाली गैस, हीट करने पर जो निकलने वाली गैस होती है उसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के कांटेक्ट में लाया जाता है। AgNO3 के कांटेक्ट में कैसे लाए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ईथर लिया, उसमें HI डाला, दोनों की रिएक्शन हुई, इसको गर्म किया, वेपर्स निकलेंगी। निकलने वाली वेपर्स को फिल्टर पेपर पर, जिसमें कि अपन ने AgNO3 से भिगो रखा है, भीगे AgNO3 से भीगे हुए फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब पर ले जाएंगे तो रिएक्शन हो, कांटेक्ट में, वेपर्स कांटेक्ट में आएंगी AgNO3 के, और AgNO3 के कांटेक्ट में आते जो प्रोडक्ट बनेगा AgI, इसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। यदि फिल्टर पेपर का कलर रेड हो जाता है, इसका मतलब दिए हुए कंपाउंड के अंदर ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेथड था चिशल मेथड, जिसके थ्रू अपन ये मालूम करते हैं कि दिए हुए कंपाउंड में ईथर ग्रुप है या नहीं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक ईथर्स की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए काफ़ी एक्टिव हो जाती है, काफ़ी क्रियाशील हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो ईथर ग्रुप होता है इसकी जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर रिंग रेजोनेंस के द्वारा रिंग में जाते हैं, और ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यूँ कह सकते हैं कि OR ग्रुप या कहूँ ईथर ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डायरेक्शन की यदि बात करें तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पहली जो इमेज दिखाई गई है इसमें कोई एरोमेटिक ईथर है, इसकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करवाए हैं, तो एक तो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है और फिर ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है। पैरा प्रोडक्ट क्यों बना, ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों बना, इसको समझने के लिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज़रा ध्यान से देखो कि जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में रेजोनेंस करता है तो ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर माइनस चार्ज आ रहा है, या कहूँ ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जब ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल उसी स्थिति पर आकर के अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर ही होगा। तीसरी इमेज के अंदर एग्जाम्पल दिखाया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, हेलोजिनेशन। इस कंपाउंड है एनिसोल, इसमें हेलोजिनेशन जब करवाया, स्पेशली यहाँ जो एग्जाम्पल है ब्रोमिनेशन का है, क्योंकि कंपाउंड जो लिया है ब्रोमीन लिया है, Br2 लिया है। यदि यहाँ पर Cl2 लेते तो क्लोरिनेशन हो जाता, I2 लेते तो आयोडोनेशन हो जाता, या ब्रोमिनेशन हो रहा है,
इसमें एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बन रहा है और पैरा ब्रोमो एनिसोल बन रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये अपन समझ चुके कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाइट्रेशन सल्फोनेशन, इन सभी रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेंगे। ये थी ईथर्स की कुछ और रिएक्शंस। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में इपॉक्साइड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।